चलो, very very good morning all of you. Hopefully all are fine. All online students, tell me fast, is my voice coming to you, yes or no? ऑनलाइन रिप्लाई जरूर दे दीजिए कि क्या मेरा वॉल्यूम आप लोगों के पास प्रॉपर वे में आ रहा है या फिर नहीं। राइट, चलिए बेटा देखिए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सिलेबस में अराउंड 60 मार्क्स के हमें क्या देखने को मिलते हैं, इंड एएस देखने को मिलते हैं। अराउंड ऑल ओवर मैं देखूं तो पेपर में बेटा 60 बोल तो रहा हूं, लेकिन जब पेपर देखोगे ना तो केवल मिलेगा क्या, इंड एएस ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, थ्योरी भी आती है, साथ में क्या आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। ओके, तो अब क्या करना है हमें, हम आज से देखो पैटर्न ये है। पैटर्न की बात करूं भैया, सर पहला चैप्टर चालू होना चाहिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होना चाहिए वो क्या था कि इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर बता दिया। राइट, आज हम लोग एक इंड एएस स्टार्ट करने वाले हैं। उसको पढ़ने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में बात कर। पहले मीनिंग बताऊंगा, चैप्टर का नाम बाद में बताऊंगा। ठीक है, समझो। ये है जीएससी लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड? जीएससी लिमिटेड, जिसकी नेटवर्थ कितने रुपए की है? 30 लाख रुपए की। दैट मीन्स 3 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। राइट, जीएससी क्या करता है आपको ही पता है, एजुकेशन सर्विसेज लोगों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन लोगों को, मतलब हम लोगों को, नॉट इन लोगों, हम लोगों को एसेट्स की भी जरूरत पड़ती है। भैया फर्नीचर चाहिए, पैनल्स चाहिए, कैमरास चाहिए, लैपटॉप चाहिए। राइट, क्या हमें नोट्स की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को देने के लिए? हाँ या ना? जी हाँ, हमें नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है। क्या हम लोगों को इसके अलावा एम्प्लॉइज की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है? राइट, अगर मुझे एसेट्स परचेस करनी है, अगर मुझे नोट्स क्या करने हैं, प्रिंट करवाने हैं, और एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले क्या देना है, पेमेंट देना है, तो मैं पेमेंट कैसे कैसे दे सकता हूं, बताओ। या तो मैं बोलूंगा आप लोग क्या ले जाओ, कैश और चेक के थ्रू पेमेंट दे दूंगा। हो सकता है मैं इन लोगों को बोलूं कि भैया ड्यू सिस्टम है, जैसे बैच खत्म होगा, बैच खत्म होने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। एक बैच खत्म उसका पेमेंट आ गया, दूसरा बैच खत्म उसका पेमेंट आ गया, तो ड्यू बेसिस क्रेडिट बेसिस हो गया। हो सकता है हम बोले कि आधा अमाउंट आप कैश में ले जाओ और आधा अमाउंट किसके अंदर ले जाओ, क्रेडिट। आधा तो ऑन द स्पॉट जब आपने सर्विस प्रोवाइड की, और आधा अमाउंट जब क्या हो गया, बैच फिनिश हो गया उस टाइम पे। राइट, अब इसके अलावा भी कोई और पेमेंट का ऑप्शन है? मैंने मार्केट से हमारे लिए एसेट्स परचेज की, सामने वाले को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है, तो पेमेंट मैं कैसे कर सकता हूं, कैश, क्रेडिट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और कोई ऑप्शन भी है क्या?
यस, टेल मी। बताओ। पेमेंट करने के लिए हम सामने वालों को बोलेंगे देखो हमारे मार्केट के अंदर अभी कितने शेयर हैं, 3 लाख। तुम लोगों को अमाउंट देना है। एसेट्स परचेस करूंगा, अमाउंट बड़ा होगा। नोट्स लूंगा, तो इस पर्सन को परमानेंट मेरे साथ जोड़ करके रखना है। एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं, अगर मेरे एम्प्लॉयज का टर्न ओवर बार बार बढ़ता चला जाएगा तो नॉर्मल सी बात है मेरे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्या रहेगी, डाउन रहेगी। इससे अच्छा है उन एम्प्लॉयज को रोकने के लिए क्यों ना हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर इन एम्प्लॉयज को क्या दे दे, स्टेक होल्डिंग दे दे। क्या दे दे, हमारे एम्प्लॉयज को हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रोवाइड करवा दे, शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करवा दे। तो कहने का मतलब है पेमेंट क्या करना, किसके बिहाफ पे करना, शेयर्स के बिहाफ पे करना। तो आज तक आप लोगों ने कैश वाला सिस्टम पढ़ लिया, क्रेडिट वाला सिस्टम पढ़ लिया और साथ में कौन सा वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट आप लोगों ने क्या आज तक शेयर्स वाला सिस्टम पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? क्या पढ़ा है? पढ़ा है। कंपनी अकाउंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, हम सामने वाले का बिजनेस क्या करके आते हैं, परचेज करके आते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या इशू किए, शेयर्स इशू किए हैं। मतलब जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट किसके बिहाफ पे हुआ, वो पेमेंट हुआ शेयर बेस्ड पेमेंट। तो हम लोग आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीएफआर का, सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट, जो कि कवर होता है इन एएस 102 के अंदर। किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, 102 के अंदर। लेकिन यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपने कंपनी अकाउंट्स के शेयर्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि सामने वाले की एसेट्स को परचेस किया। रॉन्ग। आपने पढ़ा है कि सामने वाले के बिजनेस को परचेस किया। तो जब कभी किसी पर्सन के बिजनेस को परचेस किया जाता है और उसका पेमेंट, परचेस कंसीडरेशन का पेमेंट शेयर्स में किया जाता है, ट्रांजैक्शन तो शेयर बेस्ड हो गया, लेकिन उसको इंड एएस 102 के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसको रिकॉर्ड किया जाता है इंड एएस नंबर 103 विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपने सामने वाले की स्टेक होल्डिंग परचेस कर ली, आप कौन हो गए, होल्डिंग कंपनी। सामने वाली कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी। जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन स्थापित होता है, उस केस के अंदर हम लोगों को इंड एएस कौन सा फॉलो करना होता है, 103। नॉर्मली आपने अपने बिजनेस के लिए एसेट्स परचेस की है, सामने वाले को एज अ कंसीडरेशन शेयर इशू करने हैं, उस केस के अंदर क्या एप्लीकेबल होगा, 102। कई बात, तीन है इंड एएस जो हमारे पूरे सीएफआर के सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते ही आते हैं। कितने मार्क्स के, 48 मार्क्स के। 102, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जनरल रूटीन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे मैंने गुड्स परचेस किए चाहे मैंने सर्विसेज ली है, और मेरे बिजनेस को रन करने के लिए सर्विसेज अगर ली है, क्या एसेट्स अगर परचेस की है, तो सामने वाले को पेमेंट करने के लिए अगर मैंने शेयर्स इशू किए तो कौन सा इंडिया से एप्लीकेबल होगा, 102, शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर मैंने पूरे सामने वाले का बिजनेस परचेस कर लिया तो वो मेरा ही बिजनेस कहलाएगा, मैं होल्डिंग, सामने वाला सब्सिडरी। तो जिस दिन होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन स्थापित होता है, उस दिन हम लोग फॉलो करते हैं इंड एएस 103। एएस के अंदर बात करूं तो एएस नंबर 14, अमलगमेशन। कौन सा,
अमलगमेशन। अब हमें एएस तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, इंड एएस। अच्छा सर, ये फिर 110 कब अप्लाई होता है? जिस दिन सामने वाले की एसेट्स परचेस कर ली, उस दिन क्या एप्लीकेबल होगा, 103। अब जिस दिन अकाउंटिंग ईयर का एंड होगा, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अथॉरिटी बोलती है तुम खुद की बैलेंस शीट तो अलग से बनाओगे, सेपरेट। अब सामने वाले का बिजनेस तुमने परचेस किया, तो सामने वाले का बिजनेस तुम्हारा है। अब दोनों की कंबाइंड करके क्या बनानी पड़ेगी तुम्हें, बैलेंस शीट। कब बनेगी, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जहां पे दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट बनने की बात आएगी, तो वहां पे कौन सा इंड एएस एप्लीकेबल होगा, 110 कंसोलिडेशन। तीनों की बात समझ में आई? शेयर इशू किए बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए 102, किसी का बिजनेस परचेस किया, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बना तो 103, और जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो जहां जहां 103 अप्लाई हो चुका है, वहां वहां साथ में क्या और अप्लाई करना पड़ेगा, 110 फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सा इंड एएस स्टार्ट कर रहा हूं, इंड एएस नंबर 102, विच रिलेट विद द शेयर बेस पेमेंट। क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, ये बात मैंने आपको समझाई, समझ में आई क्या, वाई वी आर रीडिंग इट, कि कंपनी जब अपने बिजनेस का संचालन करती है, अपने बिजनेस को रन करती है, तो सामने वालों को पेमेंट दिया जाता है। अब पेमेंट किस किस को दिया जाता है, जिससे गुड्स परचेस करेंगे सप्लायर को, जिससे एसेट्स परचेस करेंगे, जिससे सर्विसेज लेंगे। अब सर्विस आउटसाइडर से भी ले सकते हैं, और एम्प्लॉइज से भी क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। तो इनको कंसीडरेशन कैश के बजाय हम लोग किसके अंदर पे करते हैं, शेयर्स के अंदर पे करते हैं। तो थर्ड पार्टी से जितने भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, किससे रिलेटेड, शेयर्स से रिलेटेड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट। नाउ क्लियर? अच्छा जी, एक बात बताना, इसको तो तुम जानते ही होगे, चिंकी यही हमारी, ठीक है। चिंकी इज द शेयर होल्डर इन एक्स वाई लिमिटेड, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 20 ईच वाले। 4 सालों से इसके पास शेयर है। कितने सालों से शेयर है, 4 ईयर्स से। ओके, क्या हुआ, हुआ ऐसा, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा था। तो कंपनी ने बोला दिवाली आ रही है, मैं अपने सारे के सारे शेयर होल्डर को बोनस अकाउंट में देने के बजाय बोनस शेयर इशू कर देती हूँ। क्या इशू कर देती हूँ, बोनस शेयर। कंपनी के टोटल शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो थे 10 लाख, और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग बोनस कितना प्रोवाइड करने वाले हैं, हर 5 शेयर के बदले हम लोग कितने बोनस शेयर देंगे, एक। मतलब टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हो गए, 2 लाख हो गए। हमारी चिंकी को कितने बोनस शेयर मिलेंगे, 2000 बोनस शेयर मिलेंगे। क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? कैश देते, कैश के बजाय क्या दे दिया, शेयर्स। अभी अभी तो बात की थी कि जब कभी भी बिजनेस कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, कैश के बदले क्या पे कर रही है, शेयर्स दे रही है, तो वो किसके अंदर आता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। यहाँ पे भी तो यही हुआ, बोनस या तो कैश में दे दो, कैश के बजाय तुमने किस में दे दिया, शेयर्स में दे दिया। तो ये भी क्या होना चाहिए, शेयर बेस्ड पेमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं। बोनस शेयर्स आर नॉट कवर्ड इन इंड एएस 102। ध्यान रखना, बात क्लियर? एक कंडीशन और बताता हूं, ये हमारा राहुल, जिसके पास हमारी कंपनी के 20,000 शेयर्स है।
कंपनी ने बोला हम एक आईपीओ लेकर के आ रहे हैं और इस आईपीओ के अंदर हम लोग कितने शेयर इशू करेंगे, 2 लाख। तो कुछ लोगों ने बोला आईपीओ लेकर के आओगे, पब्लिक को इनवाइट करोगे, एप्लीकेशन आएंगी, 30 दिन का वेट करोगे, फिर अलॉटमेंट होगा, पब्लिक आती है या नहीं आती है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इससे अच्छा एक काम करो ना, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रपोजल दो, क्या वो अपने राइट्स को अवेल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपने राइट को अवेल कर लेंगे तो क्या मुझे ज्यादा वेट करना पड़ेगा या हाथ हाथ मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, हाथ हाथ मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और जब शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि अपने अपने राइट अवेल कर लो, तो उन शेयर्स को हम लोग कौन से शेयर्स बोलते हैं, राइट शेयर्स। तो इस 2 लाख में से राहुल ने 2000 शेयर्स के राइट अवेल कर लिए। कितने के राइट अवेल कर लिए, 2000 रुपए के, 2000 शेयर्स अवेल कर लिए। तो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, हाँ या ना सोचो। जिस तरीके से बोनस इसके अंदर कवर नहीं होता है, उसी तरीके से राइट शेयर्स भी इसके अंदर कवर नहीं होते। राइट, बात आ गई समझ में। इसमें केवल क्या कवर होगा, गुड्स को परचेस किया और एसेट्स को परचेस किया, एम्प्लॉय ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें सर्विसेज दी, तो उनके बदले उनको क्या दिए गए, शेयर्स। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। Right? केवल 3 नहीं, और भी बहुत होते हैं। एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय को बोला गया भैया देख 3 महीने तेरा प्रोबेशन पीरियड, तेरे को काम सीखना है, 3 साल काम, 3 महीने काम सीखा, 3 महीने के बाद उसको कुछ समझ में आया तो उसने धीरे 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 काम करना स्टार्ट किया। अब काम तो भाई साहब ने करना स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसने काम नहीं किया। हमने वेट किया, नया नया बंदा है, काम सीख जाएगा। साल भर के अंदर उसको यहाँ का एनवायरनमेंट समझ में आ गया। अब वो मुझे आउटपुट देना स्टार्ट कर रहा था। क्या दे रहा था, आउटपुट दे रहा था। अभी तो मेरे पैसे लग रहे थे। हुआ ऐसा, जैसे ही साल भर का एक्सपीरियंस हुआ, भाई साहब ने टाटा बाय बाय बोल करके रिजाइन का लेटर दे दिया कि भैया अब 30 दिन और आऊंगा, मेरे को तुमसे अच्छी नौकरी दूसरी जगह पे मिल चुकी है। नाउ व्हाट, प्रॉब्लम हो गई ना। हमने इतना खर्चा करके ट्रेनिंग करके उसको काबिल बनाया, और जब हमें रिटर्न लेने की बात आई तो सामने वाले ने क्या बोला, मैं तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब काम ही नहीं करना चाहता। इस एम्प्लॉय को कैसे रोक सकते हो, रोक सकते हो क्या एम्प्लॉय को, लालच दोगे तेरी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा के दे दो, 6 महीने बाद वापस बोलेगा मैं जा रहा हूं, फिर वापस बढ़ा देना, रुक जाएगा क्या, लालच देना पड़ेगा। सैलरी बढ़ाने का लालच तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने नॉर्म्स के साथ तो खेल ही नहीं सकती। क्या लालच तो है, लालच क्या दूंगा सुनना, बिठाऊंगा पास में, मैं बोल देख भाई, हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको जब हम लोगों ने मार्केट में इशू किया था ना, तो उस समय इशू प्राइस था 10 रुपए का। कितने रुपए का था, 10 रुपए का इशू प्राइस था। ओके, नो प्रॉब्लम। जब आज के टाइम पे कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, 40 रुपए, ग्रोथ हो गई अच्छी खासी। आज से 3 साल के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस पहुंचेगा 100 रुपए का। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। एक काम कर, तो 3 साल हमारे साथ काम कर, कितने साल काम कर, 3 साल। जो 3 साल के बाद हमारे शेयर कितने रुपए के होने वाले हैं, 100 रुपए के, ये हम तुझे 40 रुपए में दे देंगे, और तुझे शेयर कितने दिए जाएंगे, 5,000। सामने वाला क्या बोलेगा,
मार्केट से मिलेगा 100 में, सामने वाली कंपनी मुझे कितने रुपए में दे रही है, 40 रुपए में, मुझे कितने रुपए का बेनिफिट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोलूं एक काम करो मेरे को शेयर मत देना, 3 साल के बाद जो ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस है ना वो पे कर देना, क्यों शेयर खरीदूं, इससे अच्छा जो डिफरेंस है वो मुझे दे देना। या फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि मुझे तुम क्या कर देना, इक्विटी शेयर इशू कर देना, ताकि 1-2 साल में मेरे पास रख करके फिर मार्केट में सेल करूंगा, मेरे को और भी ग्रोथ मिलेगी। ये मेरे पास ऑप्शन है, किसके पास, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है। लेकिन कंपनी ने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, अगर तूने कंटिन्यू कितने साल काम किया, 3 साल काम किया, तभी तुझे ये शेयर इशू किए जाएंगे, वरना तुझे ये शेयर नहीं दिए जाएंगे। अब एम्प्लॉय रुकेगा या नहीं रुकेगा, ग्रीड है। अब यहां पे जो एम्प्लॉय को ये शेयर इशू किए गए या ये कैश में पेमेंट किया गया, कैश में पेमेंट भी शेयर बेस्ड ही तो हुआ कि शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोचो बेटा। साफ और स्पष्ट शब्दों में, घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोलूंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। आपके लिए जो जर्नल एंट्री आएंगी ना, वो ये नहीं आएंगी, किससे, एसेट्स को इशू कर लिया, नोट्स दे इशू, एम्प्लॉइज को कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे सिलेबस के अंदर पास्ट एग्जाम 10 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट निकाल के देखना, शेयर बेस्ड पेमेंट में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आया हुआ है। क्या आया हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी लॉ में पढ़ के आए हो, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़े हैं, ईएस, ओपी, ईएस पढ़े हैं पूरे। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। पार्ट क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर जो बनाया गया है ना, वो खास करके इन प्लान्स की रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग करने के लिए ही बनाया गया। बात क्लियर। अच्छा, दशहरा आ रहा है, घर के बाहर वो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, चंदा दे दो, क्या दे दो, चंदा दे दो। अब ये तो छोटे छोटे घर के बाहर की बात है, हमारे जयपुर की बात करूं, दशहरा मेला लगता है, आदर्श दशहरा मेला। मानसरोवर के अंदर अलग मेला लग रहा है, मालवीय नगर में अलग मेला लग रहा है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक मेले में। तो ये क्या हर घर में से चंदा लेने जाते होंगे, ये सीधा जाते कंपनी के पास। किसके पास जाते हैं, कंपनी पास, चंदा दो। कंपनी ने बोला कैश नहीं दे रहे, एक काम करो, हमारी कंपनी के 100 शेयर ले जाओ, एक शेयर की वैल्यू है 200 रुपए, कितने रुपए का चंदा हो गया, 20,000 रुपए का चंदा हो गया। अब तुमने क्या किया, डोनेशन या चैरिटी के पर्पस से क्या इशू कर दिए, शेयर्स। क्या ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर होना चाहिए, जी हाँ, ये भी किसके अंदर कवर होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर कवर होगा। बात आ गई समझ में, क्या कवर होता है क्या नहीं, याद रह जाएगा या लिखना है, लिखेंगे ना, सारी चीजें लिखना स्टार्ट करें। ऑनलाइन रिप्लाई नहीं आ रहे बस, एक ही कमी रह गई है, रिप्लाई आपके बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था, इंडियस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। हेडिंग डाल के लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, whenever an entity enter into a
ट्रांजैक्शन सेटलमेंट ऑफ विच, बेटा लैंग्वेज में गड़बड़ी मत करना, इंडियस की जो स्पेसिफाइड लैंग्वेज है अपन वही लिखेंगे डायरेक्टली, राइट, क्योंकि उसके अंदर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स that transaction is known as share based पेमेंट। उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट। सिंपल सी बात क्या बोली गई, अगर कोई एंटिटी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर होती है और उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हम लोग किसके थ्रू करते हैं, शेयर्स के बिहाफ पे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सेकंड, मेरे पास मेरा एम्प्लॉय आया, बोला सर मेरी सैलरी कितनी होगी, मैंने कहा 1 लाख रुपए प्रति माह। बोला ओके सर। 1 महीना पूरा हुआ, 10 दिन और निकल गए, सामने वाले ने कहा लाओ मेरी सैलरी। सामने वाले ने क्या बोला, लाओ मेरी सैलरी। मैंने बोला ठीक है। अगले दिन उसके डीमेट अकाउंट में उसको पता लग रहा है मैंने मेरी कंपनी के 1000 शेयर 100 रुपए वाले उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सुबह आता हुआ लड़ाई करने के लिए आ गया, भाई साहब किसके बिहाफ पे तुमने शेयर्स दिए, अपनी बात हुई थी 10 तारीख को पेमेंट होगा, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, क्या आ गए, शेयर्स आ गए। बोला नहीं देखो शेयर्स दे दिए ना, तू बेच दे। बोला मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो क्या चाहिए, कैश। अब तुमने इस तरीके के जो शेयर इशू किए, क्या वो वैलिड थे क्या, नहीं थे ना। क्या तुमने जब एम्प्लॉय को पहले दिन बुलाया, उससे ऑफर लेटर पे साइन करवाया, तो उस पे सारी की सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, कि जो भी तुम्हें पेमेंट किया जाएगा उसके लिए या तो कैश होगा या फिर क्या होगा, शेयर्स इशू किए जाएंगे। तुमने बाहर से किसी भी पर्सन से तुम्हारे लिए एसेट्स परचेज की, पेमेंट के बदले तुमने क्या दे दिए, शेयर्स। क्या तुमने शेयर्स देने से पहले उससे बातचीत की थी क्या, नहीं की थी ना। ये वैलिड पॉइंट है क्या तुम्हारा, नहीं ना। मतलब अगर सामने वाले को पेमेंट करना है, चाहे शेयर्स में करना हो चाहे कैश में करना हो, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और ये बातचीत क्या होनी चाहिए, या तो रिटर्न में होनी चाहिए या फिर ओरल में होनी चाहिए। मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। बात आ गई समझ में, लिखो, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट between entity and the party, in that agreement all the terms and conditions must be communicated। पता है तुम लोगों को एग्रीमेंट के अंदर किसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन का प्रॉपर वे में क्या हो जाना चाहिए, कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आओ,
पेमेंट फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट must be done with a third party. अब यहां पे थर्ड पार्टी का मतलब बता दूं क्या है? क्या है थर्ड पार्टी का मतलब? जो हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो तो क्या होते हैं? सेकंड पार्टी। जो न्यू शेयर होल्डर बनने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? थर्ड पार्टी। तो हमेशा शेयर किसको इशू किए जाएंगे? एग्जिस्टिंग को कभी नहीं किए जाएंगे, किसको किए जाएंगे? न्यू को। दिमाग लगाओ, बोनस शेयर किसको दिए थे? ओल्ड शेयर होल्डर को। राइट शेयर किसको दिए थे? ओल्ड शेयर होल्डर को। तो ये थर्ड पार्टी हुई या सेकंड पार्टी हो गई? सेकंड पार्टी हो गई। जबकि शेयर बेस्ड पेमेंट में हमेशा कौन सी पार्टी होनी चाहिए? थर्ड पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, आ गया हूं। Whenever an entity issue right shares to the existing shareholders will not cover in Ind AS 102। किसी भी तरीके के अगर राइट शेयर्स में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं तो उसको हम लोग इंड एस 102 के अंदर कभी भी कवर नहीं करते हैं। राइट, यहां तक मेरी बातें क्लियर सभी को? ऑनलाइन रिप्लाई मी फास्ट। चलो, whenever an entity taken any services from outsiders or purchasing goods from outsiders, then for this purpose, if consideration is payable by way of shares, then it will cover in Ind AS 10। आपने आउटसाइडर से सर्विसेज ली या आउटसाइडर से आपने क्या किए? गुड्स परचेज किए और कंसिडरेशन में सामने वाले को क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। तो इस केस के अंदर भी क्या एप्लीकेबल होगा? इस केस के अंदर भी एप्लीकेबल होगा इंड एएस 102। राइट।
6 point. Whenever entity issue shares by way of donation or charity, will also cover in Ind AS 10। अगर आपने किसी भी पर्सन को चैरिटी या डोनेशन में क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, तो उसको भी हम लोग किसके अंदर देंगे, Ind AS 102 के अंदर कवर करेंगे। If shares are issued by a company due to business combination as purchase consideration, then it will cover in Ind AS 103। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सामने वाले का बिजनेस परचेज कर लिया, कितने परसेंट से ज्यादा शेयर के केस में, 50% से ज्यादा के केस में, और सामने वाले का बिजनेस अगर मैंने परचेज किया है तो मुझे क्या देने पड़ेगा, परचेज कंसीडरेशन। और उस कंसीडरेशन में अगर मैंने किसी भी तरीके के शेयर इशू किए, चाहे मैंने 2 रुपए के भी शेयर इशू किए हैं, तो उसकी अकाउंटिंग 102 में नहीं होगी, किसमें अंदर होगी, 103 के अंदर, राइट। आगे लिखो, शेयर्स issued by way of bonus shares not covered in Ind AS 102। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके के बोनस शेयर्स का इशू किया है तो इसको हम लोग किसके अंदर कवर नहीं करते, 102 के अंदर कवर नहीं करते। अगला देखो, whenever an entity enter into a transaction which is settled on net basis, दस लाख की चीज है, हम तो 8 लाख में देंगे, नेट सेटलमेंट हो गया, क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। किस बेसिस पे सेटलमेंट हुआ, नेट बेसिस, नॉट कवर इन Ind AS
102 will cover in Ind AS 109 financial इंस्ट्रूमेंट। किसके अंदर कवर होगा? Ind AS 109, जो कि किससे रिलेट करता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। नेट बेसिस पे सेटलमेंट हुआ और उस नेट बेसिस पे हमने सामने वाले को क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए, तो उसको भी हम लोग इसके अंदर कवर नहीं करते हैं, राइट? बेटा जैसे ट्रांजैक्शन हुआ 80 लाख का, हमने ट्रांजैक्शन किया, हमने 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोई पेमेंट नहीं किया, सामने वाला आया बोला पेमेंट करो, मैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्या करें? तो शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है, हम लोग 30 लाख रुपए के शेयर इशू कर देते हैं 80 लाख रुपए के बदले। तो नेट हो गया ना कि हम लोग बैड डेब्ट्स मानो या कुछ भी मानो, हम तो कितने रुपए के शेयर इशू करेंगे? 30 लाख रुपए। होने को थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो चुकी है? नेट बेसिस के बारे में बात हो चुकी है। तो जब नेट बेसिस के बारे में बात होगी तो उसको इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा, राइट? बात क्लियर कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं। कभी कभार थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है, 6 कंडीशन आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा क्या इसको कवर करेंगे या फिर कवर नहीं करेंगे, राइट? बाकी की बातें अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।